अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ फरहान फिरोज़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के दिन हम उन सवालात के जवाबात देने जा रहे हैं जो आपने कमेंट सेक्शन में पूछे हैं या फिर एक मिनी सीरीज़ इसी के अंदर मैं ऐड करने जा रहा हूँ। कुछ ऐसे सवालात हैं जो डिफरेंट किस्म के ब्लॉग्स पे या डिफरेंट किस्म के फोरम्स के ऊपर, चाहे वो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, चाहे वो फेसबुक या सोशल मीडिया के डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उस पर पूछे जाते हैं, एनोनिमसली पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को भी मैंने इस वीडियो में टारगेट किया है ताकि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको जो मुझे वंस अगेन फील होता है कि आखिर एक न्यू इन्वेस्टर के हर न्यू इन्वेस्टर का बेसिकली सवाल होता है। और अगर इन क्वेश्चंस को हम वीडियो की शक्ल में रिस्पॉन्ड कर दें तो सबका फ़ायदा हो सकता है। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहला ये जो क्वेश्चन है किसी एनोनिमस ने पोस्ट किया था। उनका सवाल ये है कि अगर लाइव मार्केट सर्वे में अगर कोई लाइव म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस या कोई ऐप है जिसको आप पूरा दिन वॉच कर सकें ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स और एनएवी पब्लिश से पहले ही आपको अपना रिटर्न और प्रॉफिट या लॉस का मालूम हो जाए, इवन हर मिनट पर ड्यूरिंग द डे टाइम कैसा रहेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप बिफोर कट ऑफ टाइम या स्मार्ट वे को मैनेज कर सकें। अच्छा, ये थोड़ा सा कंफ्यूज्ड क्वेश्चन है। इसकी वजह ये है कि देखिए मार्केट के अंदर आपका फंड किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है ना, ये मालूम करना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप कुछ भी नहीं करें, आप अपने जिस भी फंड में आप इन्वेस्टेड हैं उस एएमसी का एफएमआर उठाएं और देखें कि आपके जो फंड ने इन्वेस्टमेंट अपनी कहाँ की है। मोटा मोटा आपको 8-10 शेयर मिल जाएंगे। उन 8-10 शेयर को आप रोज फॉलो करें और आपको नजर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द वेटेड एवरेज किस तरीके से उनका रिजल्ट आउटकम आना है। बट यहाँ पर ये जो गलती है ना, फंडामेंटल गलती है कि रोज के रोज आप अपने म्यूचुअल फंड को ट्रैक कर रहे हैं ना, ये बेसिकली फंडामेंटल मिस्टेक है और ये मिस्टेक आपको लेके डुबा देगी बेसिकली, अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, क्यों डुबा देगी? इसकी वजह यह है कि आपने अभी तक म्यूचुअल फंड को समझा ही नहीं है। म्यूचुअल फंड रोज या डे टू डे ट्रैकिंग का नाम ही नहीं है। म्यूचुअल फंड नाम है वेल्थ बिल्डिंग मैकेनिज्म का। वेल्थ बिल्डिंग कैसे होगी कि आपने कोई शेयर लमसम परचेज किया था और आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको रहने दिया मार्केट के अंदर, जैसे कि हमने अपनी लमसम वीडियोस के अंदर भी दिखाया। और आप देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स मार्केट बेयर रन भी देखेगी, मार्केट बुल रन भी देखेगी। बट एट द एंड अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए अपना सरमाया लगाया तो वो आपको एक अच्छा रिटर्न देगा। और एक्चुअल में म्यूचुअल फंड किसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है? वो मुझ जैसे और आप जैसे लोगों के लिए बेनिफिशियल है, जो कि हर मंथ कुछ ना कुछ मार्केट में लगा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन उनकी क्या इन्वेस्टमेंट्स है और उनकी क्या अर्निंग्स हैं, और उसके लिहाज से मार्केट के अंदर नया पैसा लगाएंगे। और थोड़े-थोड़े करके मार्केट के अंदर पैसा लगाने के साथ एक वक्त के बाद उनका जो कॉर्पस है वो अच्छा खासा पहुँच जाएगा और वही उनके लिए एक न्यू वेल्थ बन जाती है। तो एक्चुअल में आपने ये करना है, रादर देन आप अपने फंड्स को ट्रैक करें, आप इस चीज़ को ट्रैक करें कि यार आप अपने ऊपर किस तरीके की मेहनत कर सकते हैं और आप अपने ऊपर ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपकी इनकम्स बढ़ जाए। आप जब अपनी इनकम स्ट्रीम्स बढ़ाएँगे, नंबर ऑफ इनकम्स बढ़ाएँगे, नंबर ऑफ इनकम सोर्सेज़ बढ़ाएँगे, ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। ऑटोमैटिकली आप मार्केट में ज़्यादा पैसा लगाने के काबिल हो जाएँगे। जब आप मार्केट में ज़्यादा पैसा लगाने के काबिल हो जाएँगे और मार्केट अच्छा परफ़ॉर्म करेगी, ऑटोमैटिकली आपके जो वैल्यू ऑफ रिटर्न है या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो बढ़ जाएगी। इसके ऊपर फोकस करें रादर देन आप मार्केट को प्रेशर डालें कि यार कमा के दे, कमा के दे, कमा के दे। मार्केट में जो पैसा लगा दिया आपने उसको भूल जाएँ और अपने ऊपर फोकस करें। आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप अगर फॉर एग्जांपल अक्टूबर के मंथ में मार्केट को आपने 10,000 रुपए दिया, अब आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि नवंबर के मंथ में आप 10,000 से शायद 1,000 रुपए ही ज़्यादा ही सही, आप मार्केट को 11,000 रुपए कैसे दे सकते हैं? इसके ऊपर मेरा फोकस होना चाहिए। क्योंकि मैं अपनी इनकम को बढ़ाने के ज़्यादा हक में होता हूँ, या मैं ये बात समझता हूँ कि अपनी पर्सनल इनकम ज़्यादा आसानी से बढ़ाई जा सकती है रादर देन मार्केट को फोर्स किया जाए कि वो आपको एक अच्छे रिटर्न्स दे। तो इसका ये जवाब हो जाएगा। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई हैव स्टार्टेड टू इन्वेस्ट इन एएमएफ। ये एक मीज़ान का फंड है एंड करंटली आई हैव इन्वेस्टेड लाइक 2.95 एम, मतलब मोटा-मोटा 30 लाख रुपए in pieces since June 2025. Since June, I was in profit, and even currently, my only generated profit got hit till now, and capital is somehow safe till now. So should I hold and wait calmly, or should I exit? I invested like for 2 and 3 years. Please share your experience for better guidance. अब ये भाई बेसिकली सवाल पूछना चाह रहे हैं कि उन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की, कोई भी XYZ AMC है, कोई भी XYZ फंड है, आपने इन्वेस्टमेंट किए और उस इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या हुआ कि जून और जुलाई अगस्त मार्केट अच्छा रिटर्न दिया, सितंबर मार्केट ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न दिया और अब अक्टूबर के अंदर मार्केट को लगा एक करारा हिट, और उस हिट के बाद उनका जो पोर्टफोलियो वो श्रिंक हुआ, बट अभी भी वो प्रॉफिट में। अब उस प्रॉफिट को निकाल लें, क्योंकि उनके लिहाज से उन्होंने मार्केट में इन्वेस्टमेंट 2-3 साल के लिए की थी। तो मेरा उनको एक सजेशन ये है कि जब आपने इन्वेस्टमेंट ही 2 या 3 साल के लिए की है, तो एक छोटी सी मार्केट हिट ने आपको इतना घबरा दिया, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप मार्केट के लिए रेडी नहीं है, या आप इस सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा सिस्टम को नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि देखिए
म्यूचुअल फंड की बात करें, इक्विटी मार्केट की बात करें, स्टॉक मार्केट की बात करें, ये वर्क इसी तरीके से करेंगे कि कभी आपको जो है अपसाइड मिले और कभी आपको एक डाउनसाइड मिले। इस वक्त ये जो मंदी है ना, ये मंदी का जो एक सीजन थोड़ा बहुत आया हुआ है, हमें एज एन इन्वेस्टर, जो हम रेगुलर इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए तो एक समझ लेना ये एक सेल वाला सीजन है। हम देख रहे हैं कि यार जो पर्टिकुलर शेयर मुझे मार्केट में फॉर द टाइम बिंग 120 का मिल रहा था, अब वो मुझे आज 100 का मिल रहा है, 105 का मिल रहा है, इसको परचेज कर लो अगर उसके फंडामेंटल अच्छे हैं। कोई शेयर मुझे 8 या 9 रुपए का मिल रहा था थोड़े टाइम पहले सितंबर में, आज मुझे 5, साढ़े 5, 6 रुपए का मिल रहा है, उसको परचेज कर लो। ये हमारे लिए सेल सीजन है। वो यूनिट जो मैंने 166, 167 पे देखे सितंबर के अंदर, आज मुझे 150 रुपीज के मिल रहे हैं, म्यूचुअल फंड के हवाले से बात कर रहा हूँ, उन यूनिट्स को परचेज करने का टाइम है। तो मंदी तो ये सिखाती है कि भाई घबराना नहीं है मंदी में। तो ये अपने उम्मीद लगानी चाहिए कि जब जब मैं मार्केट में पैसा लगा रहा हूँ, मार्केट मंदी ही वाली ही मार्केट हो, तो जाहिर है मेरा तो पैसा बढ़ना चाहिए। और तभी पैसा बढ़ेगा जब आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। और जब आपकी इन्वेस्टमेंट एक लमसम इन्वेस्टमेंट है तो उसमें घबराना नहीं होता यार। और 2-3 साल का आप खुद माइंड बना के बैठे हुए हैं, या इस तरीके के जितने भी इन्वेस्टर्स माइंड बना के बैठे हैं, वो माइंड तो बना लेते हैं कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रोज रोज मार्केट को नहीं देखता यार। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उसी दिन मार्केट को देखता है जिस दिन उसने मार्केट में इंजेक्ट करना है अपना न्यू पैसा, या फिर वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख रहा होता है या हाफ ईयरली बेसिस पे देख रहा होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रोज सुबह 9:30 बजे उठ के अपने मोबाइल फोन के अंदर या डे एंड के ऊपर अपने फंड को नहीं चेक कर रहा होता कि फंड ने क्या ग्रोथ की है, क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ। तो फंडामेंटली अपने आप को सही करें और कोशिश करें कि अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टेड हैं, इक्विटी मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं तभी हैं। और रोज मार्केट को देखने से गुरेज करें। अगर आप रेकलेस डिसीजन अफोर्ड नहीं करना चाहते, यानी आपको रेकलेस डिसीजन ना करें, इसका यही हल है कि मार्केट को ना देखें। अच्छा, फिर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि मीज़ान गोल्ड फंड का लास्ट 10 ईयर्स का सीएजीआर अप्रोक्सीमेटली 20% है, जो कि मीज़ान म्यूचुअल फंड के तमाम फ्लैगशिप म्यूचुअल फंड्स लाइक एआई, एमआईएफ, एडबलएमएफ, केएमआईएफ और सबको बीट करता है। इन सबसे ज़्यादा है, तो क्या नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए मीज़ान गोल्ड फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए कंसिडर किया जा सकता है? एक्सपर्ट एंड सीनियर डू कमेंट, थैंक यू। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा आया है और इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से टारगेट करता हूँ कि देखें, आपको समझना पड़ेगा मीज़ान गोल्ड फंड के बारे में। और मीज़ान गोल्ड फंड हर वक्त एक्टिव नहीं रहता। आप अगर इसके प्रोग्रेस को फॉलो करेंगे तो आपको नजर आएगा कि हर वक्त ये आपको अपने अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करने देते, और इनके जो क्या कहना चाहिए, जो लोड्स हैं, एंटी लोड्स हैं, एग्जिट लोड्स हैं, मैनेजमेंट फीस है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो अगर आप मुझसे गोल्ड वर्सेस म्यूचुअल फंड के बारे में पूछेंगे तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बना चुका हूँ। और गोल्ड वर्सेस म्यूचुअल फंड में हमेशा गोल्ड जीतता है। इनफैक्ट अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो कोई एसेट क्लास ने इतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया या इतना कंसिस्टेंट रिटर्न नहीं दिया, जैसे कि स्पेशली अगर हम गोल्ड वर्सेस म्यूचुअल फंड के वाले से बात करें तो पीएसएक्स में भी आपको रिटर्न मिला होगा, बट उसके लिए आपने, एक तो पहली बात है, बहुत ज़्यादा स्विचिंग की होगी, यानी आपने एक शेयर में पैसा बना लिया होगा, फिर आपने न्यू शेयर में वो पैसा लगाया होगा, फिर वो ग्रो किया होगा। तो इस तरीके से म्यूचुअल पीएसएक्स या इक्विटी मार्केट डिफरेंट शेयर्स के अंदर आपने ट्रेडिंग किया होगी तो डेफिनेटली आपने गोल्ड को बीट किया होगा। बट अगर किसी ने लेके रख देने वाला काम किया होगा, ट्रेडिंग नहीं की होगी पीएसएक्स की अगर हम बात करें, तो ऐसा कोई शेयर नहीं जिसने इस तरीके का रिटर्न दिया हो सकता है मैं गलत हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकता है। तो अगर आपने गोल्ड परचेज करना है तो इंस्टेड ऑफ मीज़ान गोल्ड फंड मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप किसी तरीके से आप फिजिकल गोल्ड परचेज कर लें। मीज़ान गोल्ड फंड उन लोगों के लिए अच्छा समझा जाएगा जिनके पास मार्केट के अंदर खरीदने के, फिजिकल गोल्ड खरीदने के, लमसम खरीदने के पैसे नहीं है। आज के वक्त में 1 ग्राम गोल्ड है मोटा मोटा 40,000 का मान के चलते हैं। अगर 40 हज़ार रुपए का और आपके पास 40,000 नहीं है और मीज़ान गोल्ड फंड या कोई भी आपको गोल्ड बेस्ड फंड इस तरीके से ऑप्शन दे रहा है कि आप 10,000 से भी गोल्ड परचेज कर सकते हैं, देन तो ये ऑप्शन आपके लिए है। बट फिजिकल गोल्ड विल ऑलवेज बीट मीज़ान गोल्ड फंड, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। इसीलिए मैं मीज़ान गोल्ड फंड से एग्जिट करके डायरेक्ट फिजिकल गोल्ड परचेज कर रहा था जब भी गोल्ड की मार्केट मेरे फेवर में थी। इस वक्त गोल्ड की मार्केट मेरे फेवर में नहीं है, तो मैं गोल्ड से फिलहाल आउट हूँ। लेवल्स वगैरह आप मेरी वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो अगर आपने गोल्ड के अंदर एंट्री करनी है, बहुत अच्छी बात है। मैं इस बात को भी ये बात देखता हूँ कि कुछ ना कुछ आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो गोल्ड के अंदर वैसे भी होना चाहिए। फिर हमारी कुछ वीडियोस पे कमेंट आते हैं, जिसपे एसडब्ल्यूपी के हवाले से एक कमेंट था सागर खान का, सर हमने एसआईपी अमाउंट को इक्विटी में क्यों रखे हैं जब एसडब्ल्यूपी करना है, हम उस मनी मार्केट या इनकम फंड में रखें फॉर लेस रिस्क। अच्छा, एसडब्ल्यूपी न्यू व्यूअर्स के लिए क्या होती है? सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। एक वीडियो मैंने बनाई है जिसमें सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान को डिस्कस किया था, और देखें उस प्लान को समझने के लिए मैंने यहाँ पर कमेंट भी इस तरीके से किया है
ये सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान तक पहुंचने के लिए आपने सबसे पहले एक कॉर्पस को अचीव करना है। यानी मैं बजट करता हूँ अपना, और बजट करते ही मुझे बात पता चलती है कि मेरे पास 1 लाख रुपए का एक्सपेंस हर महीने खड़ा है। तो जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म परफॉर्म की गई हैं, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, आप इसको रिसर्च भी कर सकते हैं। एक नंबर हमारे सामने आता है, वो नंबर है 200 टाइम्स का। यानी अगर मेरे पास तकरीबन 1 लाख रुपए का एक्सपेंस है, तो अगर मेरे पास 2 करोड़ रुपए होंगे जो उसका 200 टाइम्स है, तो मैं अब मार्केट से एक विड्रॉल करने के काबिल हूँ। लेस देन दैट आपका विड्रॉल जो है बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, और ऐसा भी चांसेस होगा कि अगर आपका इक्विटी फंड में पैसा लगा हुआ है, तो इक्विटी फंड नेगेटिव, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो नेगेटिव बेस के अंदर आप अपने पैसे तो निकाल ही रहे होंगे, मार्केट भी नेगेटिव, आप भी पैसा निकाल रहे हैं, तो उसकी ग्रोथ के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया जाए, तो प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है कि आप मेहनत करें 10 साल, 15 साल, 20 साल, फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करने की अगर कोशिश करते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो आपका जो भी एक्सपेंस है उस एक्सपेंस के तहत मल्टीप्लाई बाय 200 कर दें, उतना कॉर्पस होना चाहिए। उनको मैंने कमेंट सेक्शन में भी ये बात समझाई है कि ज़ाहिर है आप ज़िंदगी के डिफरेंट स्टेजेस में होते हैं। अगर आप 20s में होंगे तो आपके खर्चे लेट्स से 50,000 से 70,000 होंगे, लेकिन आप जब 30s में जाएंगे तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, शादी होंगे, बच्चे होंगे, तो आपके खर्चे जो है वो शायद लाख, सवा लाख, 1.5 लाख होंगे, डिपेंडिंग अपॉन एक एवरेज इनकम, एवरेज हाउस होल्ड इनकम कितनी होती है। तो आपकी इनकम भी उस हिसाब से बढ़ेगी, आपकी जो सेविंग प्रपोर्शन है वो भी उस हिसाब से बढ़ेगा। तो 10-15 ईयर्स का ये प्रोसेस है, बहुत जल्दी नहीं होने वाला, शायद 20 ईयर्स भी लगा है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये प्रूवन प्रोसेस है। और अगर आप 200 टाइम्स से पहुंच जाएं, देन आप ये कर सकते हैं कि आप अपना पैसा जो है मनी मार्केट में लगा दें। अगर वो 8-9% का रिटर्न दे रही है, तो आपका 6% तक आप उसमें आराम से एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। वो 6% आपके उस मंथली एक्सपेंस को आराम से पूरा कर देगी, और जो 2-3% आप मार्केट में छोड़ रहे हैं, वो बेसिकली वो आपको एक सेफ गार्ड प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो अगर इन्फ्लेशन भी आती है, तो वो आपके पैसा उसके तहत ग्रोथ करता रहेगा, और आपको उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और एक और बात भी समझते हैं कि इस तरीके से अगर आपने पैसे जमा भी कर लिए, तो आपके पास इतनी बड़ी वेल्थ जमा हो सकती है, जिसको आप अगर चाहें तो मार्केट में जो चांस डील आती है, चाहे वो प्लॉट की शक्ल में है, गोल्ड की शक्ल में है, सिल्वर की शक्ल में है, केसेस की शक्ल में है, कोई बिजनेस पार्टनरशिप की शक्ल में है, आप वहां पर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास एक वेल्थ होगी। तो ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी पे पहले तो इस जर्नी को समझना है, फिर इस जर्नी पे कायम रहना है, क्योंकि एक स्लो जर्नी है, बट ये प्रूवन जर्नी है। तो मेरी एडवाइस इनको यही थी। इसी तरीके से हमारी मंदी वाली वीडियो पे मंसूर भाई हैं, DIK इनका आगे लिखा हुआ है। सर, न्यू बिगनर को ETF में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या दूसरा किसी, इन्होंने अच्छा मीज़ान ETF में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर किसी दूसरे ETF में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो मेरा उनको रिप्लाई ये है, इन टाइप के लोगों को रिप्लाई ये है कि अगर आप न्यू बिगिनर हो, तो आपने सबसे पहले तो यार ये करना है कि अपना एक इमरजेंसी फंड बनाना है। इस पॉइंट को ओवरलुक नहीं करना। इमरजेंसी फंड बेसिकली आपको मदद करेगा मार्केट की तमाम अनस्टेबिलिटी को टारगेट करने में। मार्केट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, चाहे हम PSX की बात करें, गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है बहुत दफ़ा। तो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले ज़रा अपना जो है ना बैंक, या जो अपना खर्चा है उसके पैसे जो है ना बैंक में रखें, या बैंक से ज़्यादा वन गुड स्टेप वुड बी कैश फंड के अंदर रखें। और आप ये देखें कि आपके 6 महीने के एक्सपेंस हमेशा बैंक में मौजूद होने चाहिए, या विद इन 1 रीच होने चाहिए, किसी भी लिक्विड आइटम में होने चाहिए, ताकि कोई भी मुसीबत के वक्त आपके पास वो पैसा आ जाए। उसके बाद अगर आपके पास पैसे बचते हैं, या आप न्यू अपने लिए गोल सेट कर रहे हैं, तो आप एंट्री बिल्कुल करें ETF में, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप कोई भी ETF परचेस कर लें। तरीके कारण क्या होता है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, FMR डाउनलोड करो, फंड मैनेजर रिपोर्ट डाउनलोड करो। मैं कोशिश भी करता हूँ इसके ऊपर वीडियो बना दूँ, एक वीडियो बनाई भी थी, बट टेक्निकल रीजंस की वजह से वो अपलोड नहीं हो पा रही। तो FMR पढ़ने की आदत डालो। अब आपने ABCD जितने भी ETF है, सबके AMC के FMR डाउनलोड कर लिए, और आपने कंपेयर करना है 2 चीज़ों को। एक है CAGR वैल्यू, कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसने सबसे ज़्यादा एग्रीगेट रिटर्न दिया है, और सेकंड स्टेज में आपने कंपेयर ये करना है कि यार किस कंपनी का जो ETF है सबसे ज़्यादा पुराना है। तो अगर एक कंपनी जिसका ETF पुराना भी है और रेगुलर रिटर्न दे रहा है, इसका ये मतलब है कि ये ऑप्शन मेरे लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। देन स्टॉक अपडेट के हवाले से अगर हम बात करें, तो शहजाद भवानी का एक मैसेज था, अस्सलाम वालेकुम ब्रो, आई एम थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट फॉर द लॉन्ग टर्म एंड SIP, प्लीज गाइड मी इफ आई डू इंडेक्स ट्रेडिंग और KMI 30 इंडेक्स, दिस इज राइट टाइम और शुड आई वेट फॉर मोर करेक्शन। अच्छा, बेसिकली उन लोगों को ये बात समझानी होगी जो कि समझते हैं कि KMI 30 इंडेक्स जो है उसकी ट्रेडिंग पॉसिबल है, या क्योंकि मीज़ान के एक आध फंड का नाम इंडेक्स फंड है,
तो देखें ऐसा कोई फंड पाकिस्तान में मौजूद नहीं है जिसमें हम इंडेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। इंडेक्स ट्रेडिंग से वो सिर्फ पाकिस्तान के बाहर हो सकती है, डिफरेंट फंड्स में हो सकती है। एस&पी की अगर हम बात करें या अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया के अंदर भी आपको फंड इंडेक्स ट्रेडिंग का ऑप्शन मिलता है। पाकिस्तान में इस वक्त इंडेक्स ट्रेडिंग का ऑप्शन नहीं है, और ये क्यों नहीं है ये बात तो हमें अपने हुक्मरानों से या पॉलिसी मेकर से पूछने की ज़रूरत है। तो आप इस तरीके से इंडेक्स को ट्रेड नहीं कर सकते। ये तो रहा पहला क्वेश्चन का जवाब। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो और अगर आपके पास एक ऐसा अमाउंट पड़ा है जिसकी आपको नीड नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लमसम से एंट्री लें, और इसके बाद अगर आप एसआईपी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा या बहुत बेनिफिशियल आपके लिए चीज़ हो सकती है। और इज इट द राइट टाइम और शुड आई वेट फॉर मोर करेक्शन? देखिए, मोर करेक्शन का जवाब है ना कोई नहीं दे सकता। मार्केट में डिफरेंट लेवल्स के ऊपर बात करते हैं, इसलिए मैंने अपनी PSX की वीडियो में, लास्ट वीडियो में कुछ लेवल्स दिए हैं कि मुझे लगता है 157,000 का लेवल ब्रेक होगा। तो अगर मैं सबसे पहली बाय करता किसी भी शेयर के लिहाज से या किसी भी मार्केट के इंडेक्स के हवाले से बाय करता, तो मैं 157 के ऊपर बाय करता। देन मैं मजीद बाय नहीं करता जब तक मुझे या तो शेयर में सब्सटेंशियल डिप नजर नहीं आ जाता या फिर मार्केट मार्केट की 2000 के ऊपर नहीं पहुंच जाते। तो इस तरीके से या तो शेयर की डिप के ऊपर परचेज किया जाता है या फिर इंडेक्स के डिप के ऊपर परचेज किया जाता है। बट उन दोनों केस में SIP अप्रोच अगर आपकी है, हर मंथ अगर आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा है कि यार आज मार्केट 5-10% ऊपर हो जाए या 20-25% नीचे हो जाए, मेरा टारगेट ही 200-300% का है लॉन्ग टर्म। तो अगर उस टाइप का शेयर अगर आपके जहन में कोई है या उस टाइप का आप कॉर्पस बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो आपको कोई परवाह नहीं होती कि मार्केट हाई या मार्केट लो है। अब मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैं जिन शेयर्स के अंदर SIP करता हूँ, वो दोनों शेयर्स या दोनों शेयर्स जो है मैंने मार्केट में जब परचेज किए, मार्केट उसको हाई थी नवंबर की अगर हम बात कर रहा हूँ, और मार्केट अभी नीचे है। तो अगर मुझे दिसंबर में मिलेंगे मैं मजीद ले लूंगा, उसमें क्या कम है। एक गिरती हुई मार्केट तो इन्वेस्टर के लिए एक सबसे ज़्यादा अच्छी मार्केट होती है, क्योंकि उन गिरते हुए शेयर प्राइसेस को ही आपकी SIP सहारा देती है और आपको सस्ते शेयर्स मिलते हैं, आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं। तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर आप लमसम एंट्री करना चाह रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 152,000 का लेवल, मुझे लगता है उस दौरान 152,000 के लेवल पर लमसम एंट्री बनती है। इस वक्त लमसम एंट्री नहीं बनती है, SIP के ऊपर आपने गुजारा करना चाहिए। तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें। इस टाइप की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कोई ऐसा क्वेश्चन है जो अब तक मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन है, कोई ऐसा वीडियो का टॉपिक है जो जिस पे अब तक मैंने वीडियो नहीं बनाई है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और उस पर ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।